कि इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूं ट्रक ड्राइवर्स की कुछ बेहद ही डरावनी घटनाएं। इसलिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी बिशन सिंह ड्राइवर की है। बिशन सिंह उत्तराखंड के एक पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब तो वो रिटायर हो चुके हैं क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है। हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी गाइस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूतों की बहुत ही मज़ेदार कहानी। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो का आनंद उठाते हैं। ये कहानी बिशन सिंह ड्राइवर की है। बिशन सिंह उत्तराखंड के एक पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब तो वो रिटायर हो चुके हैं क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है। ठीक से दिखाई भी नहीं देता और ऐसे में गाड़ी चलाना उनकी बस का काम नहीं रहा। इसलिए वो अब गांव में पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। लेकिन एक वक्त था जब बिशन सिंह पहाड़ों की आड़ी टेढ़ी घुमावदार सड़कों में अपना ट्रक लेकर निकला करते थे। बड़ी शान थी बिशन सिंह की, क्योंकि उस वक्त ड्राइवरों और फौजियों को बड़ा सम्मान दिया जाता था। और बिशन सिंह अपनी मूंछों के लिए भी बड़े ही प्रख्यात थे। जो उन्हें नाम से नहीं जानते थे वो उन्हें मूंछों वाला ड्राइवर के नाम से जानते थे। उनकी रौबदार मूंछों की शान तब और बढ़ गई जब सबको उनकी एक दांतों तले उंगली दबा देने वाली कहानी के बारे में पता चला। ये कहानी थी घूंघट वाली औरत के रहस्य की। एक दिन बिशन सिंह का ट्रक जंगलात के काम में लगा हुआ था। पहाड़ों में चीड़ के पेड़ों से लीसा निकाला जाता था। फिर उन्हें कनस्तर में भरकर ट्रकों में लोड करके लीसा गोदाम तक ले जाया जाता था। एक दिन में 2 चक्कर लग जाते थे बिशन सिंह के ट्रक के। जंगल से गोदाम, गोदाम से जंगल, बस यही रूट था। गोदाम भी सिर्फ 35 किलोमीटर के फासले में था। एक दिन बिशन सिंह के ट्रक ने अपने 2 चक्कर पूरे कर लिए थे तो शाम को लीसा ठेकेदार ने बिशन सिंह से तीसरा चक्कर भी लगाने को कह दिया, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा कनस्तर बच गए थे जिन्हें अलग से रखा गया था। क्योंकि बाकी के सारे ट्रक्स और मजदूर भी जा चुके थे और वहां पर सिर्फ 2 ही मजदूर बचे थे और बिशन सिंह का ट्रक आखिरी नंबर पर था। इसलिए ठेकेदार के पास और कोई ट्रक नहीं था। बिशन सिंह ने तीसरे चक्कर के 2 गुने पैसे लेकर काम करने को कह दिया और ठेकेदार मान भी गया। ठेकेदार ने बचे हुए लीसे के कनस्तर बिशन सिंह के ट्रक में लोड करवा दिए और फिर वो 2 मजदूर भी ट्रक में चढ़कर बैठ गए। इस तीसरे चक्कर में जंगल से निकलते निकलते रात हो गई थी। खैर, बिशन सिंह उस जंगल से निकलकर हाईवे में आ गए और मध्यम गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले गए। दोनों मजदूर भी बीच रास्ते में कहीं उतर गए। अब ट्रक में बिशन सिंह अकेले ही थे। लीसा गोदाम पहुंचकर उन्होंने अपने ट्रक को गोदाम के बाहर खड़ा किया और वहां के मजदूरों को आवाज दी और कहा कि ट्रक से लीसे के बचे हुए कनस्तर उतार ले। उसके बाद बिशन सिंह पेशाब करने के लिए गोदाम के पीछे चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा ट्रक में अभी भी लीसे के कनस्तर रखे पड़े थे। उन्होंने मजदूरों को फिर से आवाज दी और कहा कि ये कनस्तर उतार ले, नहीं तो वो उन्हें यहीं फेंक कर चला जाएगा। मगर बिशन सिंह को कोई जवाब नहीं मिला। अब बिशन सिंह का दिमाग खराब हो गया। वो गोदाम के अंदर घुसे तो देखा गोदाम में कोई नहीं था। गुस्से में वो गोदाम से जैसे ही बाहर निकले तो देखा उनके ट्रक के बगल में एक औरत खड़ी थी जिसने पुरानी सी लाल धोती पहनी हुई थी। गोदाम के बाहर एक बल्ब जल रहा था। इस वजह से वो औरत तो दिखाई दे रही थी मगर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसने एक लंबा सा घूंघट डाला हुआ था। जैसे गांव देहात में औरतें घूंघट डालती हैं, बिल्कुल वैसे ही। बिशन सिंह ने बड़े अदब के साथ उस औरत से पूछा, कौन हो बहन तुम? यहां क्यों खड़ी हो? तुम्हारे साथ कोई है नहीं क्या? उस औरत ने ना में सिर हिला दिया पर वो कुछ बोली नहीं। बिशन सिंह बोले, अच्छा, कहां की रहने वाली हो तुम? कहां जाना है तुमको? वो औरत फिर से कुछ नहीं बोली पर उसने उंगली से इशारा करते हुए बताया कि उसे उस तरफ जाना है। बिशन सिंह ने देखा कि उस औरत को उसी तरफ जाना था जिधर बिशन सिंह का गांव था। बिशन सिंह ने उस औरत से कहा, अच्छा, उधर जाना है?
आओ ट्रक में बैठो, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा। इतना बोलकर बिशन सिंह ट्रक में चढ़ा तो देखा वो औरत पहले से ट्रक के अंदर बैठी हुई थी। बिशन सिंह उसे देखकर चौंक गए कि आखिर ये औरत इतनी जल्दी ट्रक के अंदर कैसे बैठ गई, अभी अभी तो ये बाहर खड़ी थी। फिर उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें ही ट्रक में चढ़ने में टाइम लग गया होगा। खैर, बिशन सिंह ने ट्रक स्टार्ट किया और बढ़ गए अपने गांव की तरफ। उनके ट्रक में अभी भी लीसे के कनस्तर भरे पड़े थे। बिशन सिंह सामने की तरफ देखकर ट्रक चला रहे थे, पर उन्हें महसूस हो रहा था कि वो औरत गर्दन घुमाकर उन्हीं की तरफ देख रही है। पर जब बिशन सिंह उस औरत की तरफ देखते तो वो सामने देख रही होती थी। बिशन सिंह को बार बार यही लग रहा था कि वो औरत घूंघट के पीछे से उन्हें ही घूर रही है। बिशन सिंह के लिए वो सिर्फ एक औरत थी जिससे डरने की उनके पास कोई वजह नहीं थी। भूत प्रेत पर वो यकीन नहीं करते थे। बिशन सिंह को मालूम था कि अगर वो उससे कुछ भी पूछेंगे तो वो औरत कोई जवाब नहीं देगी, बस कोई इशारा कर देगी। इसलिए बिशन सिंह ने उससे कहा, बहन, ये अगले पुल को पार करने के बाद मेरा गांव आ जाएगा। तुम बता दो तुम्हें कहां जाना है, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा। उस औरत ने हाथ सामने की ओर उठाकर उंगली से एक गांव की तरफ इशारा किया। बिशन सिंह ने उस तरफ देखा जिस तरफ वो पॉइंट कर रही थी। ऊपर पहाड़ की तरफ एक गांव था। बिशन सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वो गांव तो बिशन सिंह का ही था और बिशन सिंह ने उस औरत को कभी अपने गांव में नहीं देखा था, जबकि बिशन सिंह अपने छोटे से गांव के हर सदस्य को अच्छी तरह से जानता था। बिशन सिंह उस औरत से और सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन उन सवालों के जवाब सिर्फ बोलकर ही दिए जा सकते थे और वो औरत बोलने वाली तो थी नहीं, इसलिए बिशन सिंह चुप रह गए। थोड़ी दूर जाकर एक पुल आया और उसके बाद बिशन सिंह का गांव शुरू हो गया। बिशन सिंह ने ट्रक सड़क के किनारे लगा लिया और उस औरत से कहा, अब चलो बहन, ये रहा तुम्हारा गांव, अब जहां जाना चाहती हो चली जाओ। उसके बाद बिशन सिंह ने जरा सी उस औरत से नजरें हटाई ही थी कि वो औरत तुरंत नीचे उतर गई। ना दरवाजा खुलने की आवाज आई, ना ही बंद होने की, बस वो औरत ट्रक से नीचे खड़ी दिखाई दी। बिशन सिंह को बड़ा अजीब लगने लगा। उन्हें लगा शायद देर तक ट्रक चलाने की वजह से उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, वो थक गए हैं। बिशन सिंह ने ट्रक के दरवाजे अच्छे से बंद किए और ट्रक से नीचे उतर गए। उन्होंने ट्रक के आसपास देखा, वो औरत अब उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। तब उन्हें लगा शायद उसे जहां जाना था वो वहां चली गई है। उसके बाद बिशन सिंह पैदल अपने गांव की तरफ जाने लगे। उनका गांव चढ़ाई में ऊपर पहाड़ी की तरफ था। रास्ते के दोनों तरफ खेत थे, बीच में सीमेंट का बना हुआ पक्का रास्ता था। रात के 11 बज चुके थे। आसमान में चांद पूरा खिला हुआ अपनी रोशनी बिखेर रहा था। इसी वजह से उस रास्ते में चलने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी। कुछ दूर जाकर वो रास्ता आम के ढेर सारे पेड़ों के बीच में से होकर गुजरता था, फिर एक छोटी सी नदी के बगल से। इसी वजह से वहां पर ज्यादा अंधेरा था क्योंकि नदी के किनारे कई सारी ऊंची ऊंची कुरी की झाड़ियां थी। खुमानी और आलू बुखारे के पेड़ थे। वहां पर अंधेरा बहुत था तो बिशन सिंह ने अपनी जेब से एक लाइटर निकाल के जला लिया। बस तभी उन्हें अपने पीछे से किसी के भागते कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कोई दौड़कर उनके पीछे आ गया हो। बिशन सिंह ने पलटकर पीछे देखा तो पाया पीछे वही औरत थी, वही घूंघट वाली औरत जिसे उन्होंने अपने ट्रक में लिफ्ट दी थी। बिशन सिंह उससे बोले, अरे बहन, मुझे लगा तुम अपने घर चली गई। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। बिशन सिंह भी सोचने लगे कि मैं भी किससे बात कर रहा हूं, इसके मुंह में तो जबान ही नहीं है। बिशन सिंह अपने रास्ते चलने लगे। पीछे से वो औरत भी आती रही। आगे कुछ दूर जाकर वो रास्ता 2 रास्तों में बट जाता था। एक रास्ता तो ऊपर पहाड़ी में छानोली नाम की जगह की तरफ जाता था जहां बिशन सिंह का घर था, और दूसरा रास्ता सेड़िया नाम की जगह की तरफ जाता था जहां कई सारे घर थे।
बिशन सिंह को लगा कि वो औरत उसी तरफ जाएगी, क्योंकि उस रास्ते में ढेर सारे मकान थे। वो उन्हीं में से किसी में रहती होगी। मगर वो औरत उस दूसरे रास्ते में नहीं गई, बल्कि बिशन सिंह के पीछे पीछे बिशन सिंह के घर वाले रास्ते में चलने लगी। पता नहीं कहां जाना है इस पागल को, बिशन सिंह ने मन में सोचा और अपने रास्ते चलने लगे। बिशन सिंह के घर के पीछे से एक और रास्ता दूर एक गांव की तरफ जाता था। बिशन सिंह को लगा कि वो शायद उसी रास्ते में चली जाएगी। थोड़ी देर में बिशन सिंह का घर आ गया। बिशन सिंह अपने घर के आंगन में गए और पलटकर पीछे देखा तो देखकर फिर हैरान हो गए, क्योंकि वो औरत उनके आंगन के बाहर खड़ी थी। बिशन सिंह लगभग गुस्सा करते हुए बोले, अरे बहन, ये मेरा घर है, तुम्हारा रास्ता उस तरफ है, यहां मैं अकेला रहता हूं, जाओ यहां से अपने घर जाओ। अजीब पागल औरत है। इतना कहकर बिशन सिंह ने अपने घर का ताला खोला और अंदर घुस के दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद उन्होंने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। वो औरत अभी भी बाहर ही खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा था। घर के बाहर जल रहे छोटे से बल्ब की रोशनी में वो औरत खड़ी बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। बिशन सिंह ने सोचा, भाड़ में जाए, क्योंकि बिशन सिंह उसकी कोई और मदद नहीं कर सकते थे। वैसे भी वो घर पर अकेले थे और ऐसे किसी अजनबी औरत को वो घर पे नहीं रुकवा सकते थे। बिशन सिंह अपने बिस्तर में घुसे और सोने की कोशिश करने लगे। अभी उन्हें बिस्तर में लेटे हुए बस कुछ ही मिनट्स हुए थे कि बाहर से उन्हें उस औरत के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो चलते हुए दरवाजे के पास आई। बिशन सिंह को लगा कि दरवाजे में दस्तक होगी, मगर कोई दस्तक नहीं हुई। वो औरत दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ी रही। कुछ देर तक तो सब शांत रहा। फिर अचानक से दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। वो औरत दरवाजे पर जोर जोर से ठोक रही थी। बिशन सिंह अब गुस्से से उठे और उन्होंने दरवाजा खोला और लगभग वो उस औरत को डांटने ही वाले थे, मगर वो एकदम से चुप हो गए, क्योंकि दरवाजे पर गांव के दो आदमी खड़े थे। बिशन सिंह ने उन दोनों आदमियों के पीछे देखा। आंगन के अंधेरे कोने में वो औरत चुपचाप सिर पर घूंघट डाले खड़ी थी। बिशन सिंह ने फिर उन दोनों आदमियों से पूछा कि क्या बात है, इतनी रात में यहां क्यों आए हो? तो एक आदमी बोला, बिशन सिंह, जंगल से एक औरत लापता है, क्या तूने उसे देखा? बिशन सिंह ने एक नजर पीछे आंगन में खड़ी उस औरत को देखा। फिर उन दोनों आदमियों से पूछा, क्यों, क्या बात है? तब दूसरा आदमी बोला, वो औरत शाम से दिखाई नहीं दे रही है बिशन सिंह, और जंगल में लीसा ठेकेदार को किसी ने दराती से काट डाला है। बिशन सिंह हैरानी से बोला, क्या? मैं आज शाम ही तो उस ठेकेदार से मिला था, वो मर गया क्या? वो आदमी बोला, हाँ, उसका कत्ल हो गया है, जंगल में उसकी लाश मिली है, सबको शक है कि उसी औरत ने ठेकेदार का खून किया है। बिशन सिंह बोला, शक है तो पुलिस के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? वो आदमी बोला, बिशन सिंह, मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है, हम यहां तेरी भलाई के लिए आए हैं। बिशन सिंह बीच में बोला, मेरी भलाई? क्या मतलब है तेरा? वो आदमी बोला, देख बिशन सिंह, उस औरत को एक गांव के आदमी ने तेरे ट्रक से नीचे उतरते हुए देखा है। तू बस बता दे कि वो औरत कहां है, या तूने उसे कहां छोड़ा, या फिर वो अभी तेरे साथ तेरे घर पे तो नहीं? बिशन सिंह ने एक नजर उस औरत की तरफ देखा। वो अभी भी वहीं उस अंधेरे कोने में चुपचाप खड़ी थी। दूसरे आदमी ने बिशन सिंह को बार बार पीछे अंधेरे कोने में देखते हुए देख लिया था, तो उसने भी पलटकर उस कोने की तरफ देखा। तभी बिशन सिंह उन आदमियों से बोला, देख मेरी बात सुन, मैंने उस औरत को नीचे सड़क में छोड़ दिया था, उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं मालूम। वो दूसरे आदमी को शक हुआ कि बिशन सिंह कुछ तो छुपा रहा है। वो उस अंधेरे कोने की तरफ जाने लगा। बिशन सिंह ने उस आदमी को उस औरत की तरफ जाते हुए देखा। वो आदमी उस अंधेरे कोने में जाकर अच्छी तरह से देखकर वापस लौट आया। बिशन सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस आदमी ने उस औरत को क्यों नहीं देखा। अब उसको थोड़ी सी गड़बड़ लगने लगी। उसने दूसरे आदमी से कहा, तू वहां क्या देखने गया था? तो वो आदमी बोला, मुझे लगा तूने उस औरत को वहां उस कोने में पेड़ के पीछे छुपा रखा है। बिशन सिंह उस औरत की तरफ शक भरी निगाह से देखते हुए बोला, तो क्या तुझे वो औरत वहां खड़ी दिखाई नहीं दी? वो आदमी हैरानी से बोला, कहां खड़ी है वो औरत?
बिशन सिंह ने उंगली से उस अंधेरे कोने की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, वहां उस कोने में। दोनों आदमियों ने उस कोने में देखा। फिर एक ने उस कोने में टॉर्च की रोशनी डाली और अच्छे से देखते हुए बोला, वहां तो कोई नहीं है। बिशन सिंह को बड़ी हैरानी हुई। वो बोला, अब वो खड़ी तो है, वो औरत बिल्कुल उस कोने में, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। वो आदमी बोला, बिशन सिंह क्या तू पागल हो गया है या हमें पागल समझ रहा है? वहां कोई नहीं है। बिशन सिंह के माथे पर पसीना आने लगा। उसे घबराहट होने लगी कि जिस औरत को वो जीती जागती औरत समझ रहा था वो कोई भूत है। बिशन सिंह ने उन दोनों आदमियों से कहा, भाई देख, जिस औरत को मैं अपने ट्रक में लेकर आया वो यही औरत है। ये मेरे पीछे पीछे यहां तक आ गई है। जिस आदमी ने इसे मेरे ट्रक से नीचे उतरते हुए देखा और जिसने ठेकेदार का कत्ल किया है वो यही औरत है। वो दोनों आदमी भी अब तक समझ चुके थे कि कोई भूत प्रेत का चक्कर है। एक आदमी बोला, यह कैसे हो सकता है बिशन सिंह? जिस औरत को हम ढूंढ रहे हैं वो एक जिंदा औरत है, कोई भूत नहीं। वो वहीं बाकी औरतों के साथ उस जंगल में पेड़ों से लीसा जमा करने का काम करती थी। बिशन सिंह ने कुछ पल सोचा और थूक निगलते हुए बोला, अच्छा एक बात बताओ, जिस औरत को तुम ढूंढ रहे हो वो लगभग 5 फुट की दुबली पतली औरत है। क्या वो हर वक्त सिर पर घूंघट डाल के रखती है? वो दूसरा आदमी बोला, हाँ, हम उसी औरत के बारे में बात कर रहे हैं। शायद तूने भी उसे वहां जंगल में काम करते देखा होगा। बिशन सिंह बोला, जंगल में नहीं देखा, लेकिन वो अभी बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है, मगर वो तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रही। तभी बिशन सिंह ने उस औरत की तरफ देखा। उस औरत ने अपना हाथ उठाकर उंगली से नीचे सड़क की तरफ पॉइंट किया हुआ था। बिशन सिंह समझ गया था कि वो औरत उन्हें नीचे सड़क में जाने को बोल रही है। बिशन सिंह ने दोनों आदमियों से कहा, देखो, वो औरत मुझे नीचे सड़क में जाने को बोल रही है, शायद हमें वहां कुछ जवाब मिल जाएं। उसके बाद वो दोनों आदमी बिशन सिंह के साथ नीचे सड़क में जाने को तैयार हो गए, क्योंकि अब तक के रहस्य ने उन दोनों का दिमाग भी उलझन में डाल दिया था। वो तीनों सड़क में पहुंचे तो बिशन सिंह ने देखा वो औरत ट्रक के पास खड़ी थी। उस औरत ने ट्रक के पीछे जहां लीसे के कनस्तर रखे हुए थे उस तरफ अपनी उंगली से पॉइंट किया हुआ था। शायद वो चाहती थी कि बिशन सिंह ट्रक के पीछे रखे उन कनस्तरों को देखे। बिशन सिंह ट्रक में पीछे चढ़े और उन्होंने अपने साथ आए एक आदमी से टॉर्च मांगा। फिर उन्होंने टॉर्च जलाकर उन लीसे के कनस्तर में देखा। लीसे के कनस्तर ऊपर तक लीसे से लबालब भरे हुए थे, मगर बिशन सिंह को उन कनस्तरों में भरे लीसे का रंग कुछ अजीब लगा। वो नॉर्मल लीसा नहीं लग रहा था। बिशन सिंह ने ट्रक के बाहर खड़े एक आदमी से एक लकड़ी मांगी। उस दूसरे आदमी ने सड़क के किनारे एक पेड़ में से एक पतली सी टहनी तोड़कर बिशन सिंह को दे दी। बिशन सिंह ने वो लकड़ी एक एक करके सभी लीसे के कनस्तरों में डाल के देखा और उसे महसूस हुआ कि उन कनस्तरों के अंदर लीसे के अलावा कुछ और भी था, कुछ ठोस सी चीज। उन कनस्तरों में इंसानी शरीर के टुकड़े थे, जिन्हें देखकर बिशन सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई और वो समझ गया कि वो औरत उसे आखिर क्या बताना चाहती थी। बिशन सिंह ने बाहर खड़ी उस औरत को ढूंढा। वो औरत अब आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बिशन सिंह माथे का पसीना पोंछते हुए ट्रक से बाहर कूदा और दोनों आदमियों से कहा, जिस औरत को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो औरत इन कनस्तरों में है। यह सुनकर उन दोनों आदमियों की आंखें फटी की फटी और मुंह खुले के खुले रह गए। दोनों आदमी बोले, फिर तो पुलिस तुझ पर शक करेगी बिशन सिंह। बिशन सिंह बोला, वो देखा जाएगा, फिलहाल हमें यह ट्रक पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। उसके बाद वो तीनों ट्रक में चढ़े और बिशन सिंह ने ट्रक स्टार्ट किया और फिर 30 मिनट में वो कोतवाली पहुंच गए। बिशन सिंह ने अपना ट्रक पुलिस के हवाले किया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई, मगर पुलिस ने बिशन सिंह की कहानी पर यकीन नहीं किया। पुलिस को यही शक हो रहा था कि बिशन सिंह ने उस औरत को मारकर उसके टुकड़े करके उसी लीसे से भरे हुए कनस्तरों में छुपा दिया ताकि किसी को कोई शक ना हो। लेकिन जब ये दोनों आदमी बिशन सिंह के पास पहुंचे तो बिशन सिंह ने एक मनगढ़ंत कहानी बना ली।
उस रात बिशन सिंह और बाकी दोनों आदमियों को पुलिस ने कोतवाली में ही रोके रखा। अगली सुबह गांव के कुछ सयाने लोग कोतवाली पहुंचे। सबने बिशन सिंह के चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में बताया और कहा कि वो ऐसा काम नहीं कर सकता। तब बिशन सिंह ने पुलिस अधीक्षक से कहा, साहब, अगर मैंने खून किया होता तो मैं उस औरत की लाश के टुकड़ों को अपने ट्रक में लिए लिए नहीं घूमता। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मैंने ही उस औरत के टुकड़े करके उन कनस्तरों में छुपाए हैं तो आप उन कनस्तरों में मेरे फिंगरप्रिंट्स ढूंढ सकते हैं। पुलिस वाला बोला, तुम बहुत शातिर हो बिशन सिंह, तुमने ये काम दस्ताने पहनकर किया होगा। बिशन सिंह बोला, साहब, दस्ताने पहन के किया होगा तो आपको उन कनस्तरों में दस्तानों की छाप भी मिल जाएगी, पर आपको उनमें सिवाय मजदूरों के फिंगरप्रिंट्स के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इस बात का प्रमाण खुद वो दोनों मजदूर भी दे देंगे। और साहब, आप मेरी माने तो आपको उन कनस्तरों में उस लीसा ठेकेदार के फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाएंगे, जिसने उस औरत को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके इन कनस्तरों में डाल के ऊपर से लीसा भर दिया। कोतवाली में खड़े सभी लोग बड़ी ही हैरानी से बिशन सिंह की बात सुन रहे थे। बिशन सिंह किसी जासूस की तरह रहस्य के परत दर परत खोले जा रहा था। पुलिस वाले भी हैरान थे। बिशन सिंह आगे बोला, साहब, जिस औरत को आप कातिल समझ रहे हैं, असल में उसका कत्ल पहले हुआ और बाद में उस लीसा ठेकेदार का कत्ल हुआ, और उस लीसा ठेकेदार का कत्ल उस औरत ने ही किया है जिसके टुकड़े उन कनस्तरों में भरे हुए हैं। जी हां, आप लोग सही सुन रहे हैं, उस ठेकेदार का कत्ल उसी औरत ने किया है, यानी कि उसके भूत ने। पुलिस वाला बोला, बिशन सिंह, ज्यादा शाणा मत बन, अपने जुर्म को छुपाने के लिए उलझलूल कहानी बना रहा है तू। हम पुलिस वाले हैं, कोई सर्कस देखने आए हुए बच्चे नहीं। बिशन सिंह बोला, साहब, कत्ल तो हुए हैं, मैं इससे मना नहीं कर रहा। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि दोनों कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर होता तो फिंगरप्रिंट्स जरूर मिल जाएंगे। आपको अगर मेरी कहानी पर यकीन नहीं है तो आप गांव के उस आदमी से पूछ सकते हैं जिसने उस औरत को मेरे ट्रक से नीचे उतरते हुए देखा। मेरे अलावा सिर्फ एक वही है जिसने उस मरी हुई औरत की आत्मा को देखा है। अगर उस औरत की आत्मा मुझे दिखाई नहीं देती तो शायद किसी को पता ही नहीं चलता कि वो औरत मर चुकी है। जब तक लाश के टुकड़े मिलते तब तक शायद उन टुकड़ों से उस औरत की सारी पहचान ही मिट जाती। मुझे मुजरिम मानने के लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पक्ष में गवाही देने वाले मजदूर भी आपको बता देंगे कि मैं सिर्फ लीसे के कनस्तरों को जंगल से गोदाम तक पहुंचाता हूं। लीसे के कनस्तरों को मैं छूता तक नहीं। आप चाहें तो मेरे हाथ सूंघ सकते हैं, मेरे हाथों में आपको लीसे की गंध नहीं मिलेगी। बाकी मजदूरों के हाथ सूंघिए, हाथ धोने के बाद भी कई दिनों तक उनके हाथों से लीसे की महक नहीं जाती। पुलिस वाला बोला, हाँ, ठीक है, हम अपने स्तर से जांच कर लेंगे, पर तुझे हम छोड़ रहे हैं बिशन सिंह। जब मामला अदालत में जाएगा तब तुझे सवालों के जवाब देने के लिए अदालत में पेश होना होगा। गांव छोड़कर कहीं जाने की कोशिश मत करना बिशन सिंह, वरना अदालत तुझे ही दोषी मानेगी। बिशन सिंह और बाकी के दोनों आदमियों से कुछ दस्तावेजों पर साइन करवाए गए और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। कुछ दिनों बाद पुलिस की जांच में यह पता चला कि लीसा ठेकेदार लीसा जमा करने वाली महिलाओं पर बुरी नजर रखता था, खासकर एक नेपाली औरत नीमा पर। जिस रात ठेकेदार का कत्ल हुआ उसी दिन दोपहर में ठेकेदार को नीमा के साथ छेड़छाड़ करते हुए एक बच्चे ने देखा। नीमा शोर मचाने लगी तो ठेकेदार ने नीमा का सिर पत्थर से फोड़ दिया। ये देखकर वो बच्चा भाग कर अपने घर चला गया। डर के मारे उसने उस दिन किसी को कुछ नहीं बताया और खुद घर में कहीं छुप गया। फिर उसी रात ठेकेदार की लाश उसी जंगल में मिली। उसे किसने मारा ये पता नहीं चला। पुलिस से और अदालत से बिशन सिंह को क्लीन चिट मिल गई। उस घटना के बाद से बिशन सिंह की अकल और उसकी समझदारी के सभी कायल हो गए और बिशन सिंह का रुतबा गांव में और ज्यादा बढ़ गया। बिशन सिंह को वो औरत फिर कभी दिखाई नहीं दी। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है जिनका नाम राहुल है। ये कहानी उनके साथ घटी एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में है। तो आगे की कहानी मैं अब राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। ये बात 2001 की है। उस वक्त मेरे पापा ट्रक चलाते थे। गर्मियों के दिन थे
और मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। तब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी थी तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि गांव चलना है तो शाम को तैयार हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी।